एक ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर 45-50 के बाद शुरू होता था। आजकल हम 30-35 साल की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण होते हुए देख रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट सेकंड स्टेज में कैंसर को पकड़ ले तो हमें पूरा स्तन निकालना ज़रूरी नहीं है। इसमें अगर किसी पेशेंट में भी ये ज़रूरी भी है तो भी आज हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं जिससे हम नया ब्रेस्ट बना सके। मैम, व्हाई पीपल आर ऑप्टिंग दिस कि कीमोथेरेपी से पहले दे आर रिमूविंग देयर हेयर्स, लाइक क्या कारण है इसका? कीमोथेरेपी यूज्ड और द ड्रग्स यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर बाल झड़ जाते हैं, ये फैक्ट है। तो अपने बाल है वैसे नहीं रहते, वी लूज ऑलमोस्ट 80-90% इन स्पाइट ऑफ दैट। क्या पैडेड ब्रा या वायर ब्रा या फिर कोई इस तरह की ब्रा पहनने से भी कैंसर होता है? नहीं, इट्स अ मिथ। आई डोंट थिंक एनीथिंग लाइक दैट होता है। तो एक जमाना था जब हम बोलते थे कि फोर्थ स्टेज मतलब पेशेंट 6-12 महीने के लिए है, मेहमान है वगैरह वगैरह, हम काउंसल कर देते थे। लेकिन आजकल हमारे पास विद एडवांसेस इन टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी के ऑप्शंस है, केमोथेरेपी के ऑप्शंस है। जब से टीवी की सबसे फेवरेट बहू और एक्ट्रेस हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की न्यूज आई है, तभी से हर तरफ हड़कंप मच गई। हर कोई इस बात से परेशान है, डरा हुआ है कि आखिरकार इतनी कम उम्र में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है, क्या है इसका कारण, और क्या कीमोथेरेपी के बाद आपके बाल गिरना गिरना लाजमी है, क्या उससे आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, या फिर एक सवाल ये भी है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो सर्जरी के बाद क्या आपको आपकी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ढेर सारे ऐसे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, और इसी को इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे पास फिल्मी बीट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ है डॉक्टर मेघल सांघवी। शी इज एन ऑन्को सर्जन फ्रॉम वोकहार्ट हॉस्पिटल, मुंबई सेंट्रल। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू। मैम, पहला सवाल जो आई थिंक हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार वाई यंग गर्ल्स, क्यों उनको ब्रेस्ट कैंसर इस स्टेज पे हो रहा है, छोटी उम्र में हो रहा है, और इसका कारण क्या लग रहा है आपको? आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन विमेन, और इसका प्रमाण इस प्रतिशत बढ़ रहा है कि हमें इसके लक्षणों के बारे में और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल पहले एक उम्र में एक ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर 45-50 के बाद शुरू होता था। आजकल हम 30-35 साल की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण होते हुए देख रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं। पहले ऐसा बोला जाता था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, वो आज भी सही है। जैसे उम्र बढ़ेगी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते जाएंगे, बट आजकल हम वो छोटी उम्र से शुरू होते हुए देख रहे हैं। इसका कारण है कि मासिक का जल्दी आना, यानी कि 9-10 साल में बच्चों का मासिक शुरू हो जाते हैं, 50 साल तक चलते रहते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हार्मोन चेंजेस की वजह से लॉन्ग टर्म हार्मोन थेरेपी जो आजकल ली जाती है, कई कारणों से ली जाती है, और अगर वो कंटिन्यूसली सालों तक ली जाती है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। एक जमानों में औरतों का बच्चों को दूध पिलाना 1.5-2 साल के लिए काफी कॉमन हुआ करता था। आजकल ऐसा हो गया है कि वर्किंग वुमेन होने के कारण से, या इवन डिलीवरी लेट एज में होना, फर्स्ट डिलीवरी 30+ की एज में होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। अगर बच्चे सही समय पे हो, बच्चों को कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करें तो हम ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण घटा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्क कम हो जाता है। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हर औरत में कि बच्चों को दूध पिलाने से रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड इज कि इवन ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण है वो है ओबेसिटी, अल्कोहल और स्मोकिंग, जिसका प्रमाण आजकल की लड़कियों में बढ़ रहा है। ये सब भी प्रूवन रिस्क फैक्टर्स हो गए हैं फॉर गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। और फॉर्चुनेटली हम देखें तो ये सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तब भी हम बच्चों को दूध पंप करके रख सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट को एक्टिव रख सकते हैं। हम स्मोकिंग, अल्कोहल को कम प्रमाण में कर सकते हैं, लिमिट में कर सकते हैं। वी ऑल नीड टू एंजॉय लाइफ, बट हर चीज का एक लिमिट हो, प्रमाण हो, तो हम ये इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आज भी सोसाइटी में कम कर सकते हैं। मैम, एक चीज ये भी सबके जहन में है, आपने लाइफस्टाइल बताया कि कम एज में जो लड़कियां जिनको कैंसर हो रहा है, बट इफ somebody undergoes सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी जाते हैं, तो क्या उससे आपका ब्रेस्ट रिमूव करना इज द ओनली ऑप्शन?
नहीं, सो आजकल हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, अगर हमें लक्षणों के बारे में अवेयरनेस हो, यानी कि ब्रेस्ट लम्प होते ही हम डॉक्टर के पास तुरंत चले जाए, उस गार्ड को बढ़ने नहीं दे। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर, निप्पल से कोई खून बह रहा हो या संतरे की छिलके की तरह स्किन हो गई हो, ये सब लक्षणों को ध्यान में रखे और हम डॉक्टर के पास तुरंत जाए। सेकेंड इज कि अगर हम हर 1.5 साल 2 साल में अपना मैमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स करें, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर मंथ करें, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट सेकेंड स्टेज में पकड़ सकते हैं। और अगर हम फर्स्ट सेकेंड स्टेज में कैंसर को पकड़ ले तो हमें पूरा स्तन निकालना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना जरूरी नहीं होता है। किसमें अगर किसी पेशेंट में भी ये जरूरी भी है तो भी आज हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं जिससे हम नया ब्रेस्ट बना सके और वुमेन का कॉन्फिडेंस बनाए रखे और पेशेंट को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। सो अप टू स्टेज 3 तो ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है। मेजोरिटी में हम ब्रेस्ट सेव करके भी सर्जरीज कर सकते हैं, और जिन कहीं कुछ पेशेंट्स में हम नहीं कर सकते उनमें हम डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा हिना खान ने अपनी कीमोथेरेपी से पहले अपने बाल रिमूव करे, ऐसी सोनाली बेंद्रे ने भी करा था। मैम, व्हाई पीपल आर ऑप्टिंग दिस कि कीमोथेरेपी से पहले दे आर रिमूविंग देयर हेयर्स, लाइक क्या कारण है इसका? So see, after chemotherapy, normally her breast cancer patient की because of the chemotherapy used or the drugs used in breast cancer, बाल झड़ जाते हैं। ये फैक्ट है, हम इसको छीन नहीं सकते हैं, ये ओरिजिनलिटी है। वी हैव स्कैल्प कूलिंग कैप्स वगैरह अवेलेबल है, बट इसके बावजूद भी जो अपने बाल है वैसे नहीं रहते। वी लूज ऑलमोस्ट 80-90% इन स्पाइट ऑफ दैट। सो हम ही लोगों को रेकमेंड क्यों करते हैं कि अगर हमारे पास लंबे बाल है जिससे हम खुद के बालों की विग बना सके, तो हम उनको शॉर्टन करवा देते हैं, जिससे कि हम खुद के बालों से, नेचुरल बालों से अगर विग बनी है तो वो ओरिजिनल भी दिखेगी और वो बेटर भी दिखेगी। Secondly, it will be like a haircut, so she will maintain her own confidence level also. And अगर बाल छोटे हैं और जब वो झड़ते हैं तो वो easily shave off भी हो सकते हैं। And most important, it is only a temporary affair. So I want to bring the positive out of it, that it is like a new look when you are morally, you are motivated to face this treatment period, which is not a very good period, but you are more motivated with a new haircut or something. You have your own wig to wear when you lose your hair. जब आपके बाल झड़ जाते हैं तो आपके पास खुद के बालों की बनी हुई विग है जो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देती है। और इसके बावजूद आपको ये भी पता है कि 1 साल या 6 महीने की ट्रीटमेंट होने के बाद मेरे बाल वापस आएंगे। हम ये अश्योरिटी देते हैं कि पेशेंट को और एक नया लुक मिलेगा। सो बेसिकली वो एक ही साल में 3 लुक जी सकती है, जो एक आज के लेवल में हर औरत के लिए एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द पॉजिटिव अमंग्स द नेगेटिव थिंग, ऐसा है। एक्चुअली दिस हैज मेड मी आल्सो स्माइल, बिकॉज कि आपने बहुत अच्छा बताया कि अपने ही बालों का विग पहन लीजिए, या सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, या आजकल जितनी भी लेडीज जिनको ऐसा कैंसर का इशू हो रहा है। आपने बताया मैम कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज इजीली हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बट मैम, व्हाट इफ इट इज इन फोर्थ स्टेज, उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? सो फोर्थ स्टेज को हम क्योरेबल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन यानी कि ब्रेस्ट से हड्डी में, लिवर में, लंग्स में स्प्रेड हो चुका होता है। लेकिन उसमें भी 2 तरह के होते हैं कैंसर, एक हार्मोन पॉजिटिव और एक हार्मोन नेगेटिव होता है। स्टेज 4 में भी सब कैटेगरीज होते हैं। तो एक जमाना था जब हम बोलते थे कि फोर्थ स्टेज मतलब पेशेंट 6-12 महीने के लिए है, मेहमान है वगैरह वगैरह, हम काउंसल कर देते थे। लेकिन आजकल हमारे पास विद एडवांसेस इन टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी के ऑप्शंस है, केमोथेरेपी के ऑप्शंस है। सो आजकल हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सकते हैं और कैंसर को कंट्रोल में रख के पेशेंट को एक कंपैरेटिवली लंबा आयु दे सकते हैं। सो वी हैव हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो रहते हैं, अगर वो स्टेज 4 में हमारे पास आते हैं तो हम उनको सालों की लाइफ आज भी दे सकते हैं। सो वो जमाना गया जहां पे हम टोटली पेशेंट को बोल देते थे कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल, एंड ऑप्शंस अवेलेबल विद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो चाहे स्टेज कोई भी हो, हमें ट्रीटमेंट छोड़नी नहीं है, अपने डॉक्टर को फॉलो करना है और हमें हौसला रखना है कि हम हर चीज पे काबू कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल रख के हमारी जो भी बची हुई जिंदगी है उसको हम शान से जिए और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए। मैं ये सारे सवाल जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके बिहाफ पे पूछ रही हूँ। एक सवाल एक महिला, मतलब सब लोग के ध्यान में ये भी है, जैसे कि बाल झड़ जाते हैं, आपने बताया बाल मतलब
गिर जाते हैं आफ्टर योर कीमोथेरेपी, एक बहुत सवाल सबके मन में है कि क्या हमारे बाल वैसे ही, जितने हमारी क्वांटिटी थी, हमारे घने बाल थे, जितने लंबे थे, वापस वैसे हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? सो सी देर इज नो वे। ये मैं मेरे हर पेशेंट को मैं ये एक चीज बोलती हूँ कि आफ्टर 40 साल की कुकिंग करने के बाद भी कोई औरत गारंटी नहीं देती है कि अगली चपाती उसकी बराबरी सीख के बनेगी और सेम ही बनेगी जो वो 40 साल से बना रही है। सो मे बी इट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम जो आपके थे। एक नया हेयर कट, सो मेजोरिटी मेरे पास जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, ऑब्वियसली वो जब ग्रो होना शुरू होते हैं तो बॉय कट से लेके बॉब कट से लेके ब्लंट कट का सफर करके लंबे बालों की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अभी हम स्टेज 1 टू स्टेज 3 को क्योरेबल कहते हैं, हम उनको सालों का भविष्य दे रहे हैं। और सालों के भविष्य में मैं उनको हमेशा यही काउंसिल करती हूँ कि हर साल आपके बाल का वैरायटी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा और बेटर होता रहेगा। और उसके लिए हेयर केयर की टेक्निक्स वगैरह अवेलेबल है। जैसे जैसे केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होते जाते हैं, बेटर क्वालिटी के हेयर आते रहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड पेशेंट को मैं हमेशा यही पॉजिटिव बताती हूँ कि हर साल आप एक नया लुक लेके मेरे पास आओगे फॉलो अप के लिए। एंड आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको इवेंचुअली दिखता है कि फर्स्ट इज लाइफ सेविंग हो गई है हमारी इतने बड़े डिजीज के साथ। एंड वो जो फर्स्ट बिफोर ट्रीटमेंट जो डिनायल फेज है ना, उसमें से वो उभर गए होते हैं। तो अभी उनके लिए भी ये चीजें बहुत पॉजिटिवली वो लोग इन चीजों को देखना शुरू होता है। और हमें उनका सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट बनना बहुत जरूरी है ये इस साल के 1 साल के सफर में। आपने मैम जिस तरह से बताया कि अगर इजीली कैंसर डिटेक्ट हो जाए फर्स्ट या सेकंड स्टेज में तो इट इज इजी टू ट्रीट आल्सो। बट मैम एज अ लेमैन या फिर जितनी महिलाएं हैं, यंग गर्ल्स है 20-30s में, उनको कब अपनी टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, स्कैनिंग शुरू करनी चाहिए, और मेमोग्राफी कौन सी एज में करनी चाहिए? मैम इसी का एक मेरा सवाल और है कि क्या घर पे भी हम लोग, क्योंकि कई मैंने ऐसे आर्टिकल्स वीडियोस देखे जहां पर हम घर में भी ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हो तरीका? सो सी ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इन प्लेस है। हमें ब्रेस्ट कैंसर के पॉपुलेशन में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि नॉर्मल लोगों का जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, वो लोग पेशेंट्स नहीं होते, वो नॉर्मल पॉपुलेशन होता है। तो जब हम इनकी स्क्रीनिंग करते हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 1 कैटेगरी इज हाई रिस्क, यानी कि जिसको कोई फैमिली हिस्ट्री है या जिसको कभी बच्चा नहीं हुआ है, जिसने कभी दूध नहीं पिलाया है, जिसने हार्मोन थेरेपी ली है, जो रेगुलरली स्मोकिंग है, तो दीज आर ऑल हाई रिस्क कैटेगरी। इन लोग को हम बोलते हैं कि कम से कम इंडिया जैसी कंट्री में आप लोग 40 के बाद हर साल मैमोग्राफी करो। हर महीने आपका क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन घर पे करो मिरर के सामने, और साल में एक बार मैमोग्राफी के बाद डॉक्टर के पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराओ। वेरेस दूसरी साइड पे जो नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल रिस्क कैटेगरी है, यानी कि जिसको कभी किसी के फैमिली में कभी कैंसर नहीं हुआ है, मोटापा नहीं है, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं है, जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया है, जिनके कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, वो लोग सेफली 45 के बाद भी मैमोग्राफी हर 1.5 साल में एक बार करा सकते हैं। उनको अपना हेल्थ चेकअप जो है, जब भी मैमोग्राफी कराए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना है अपने सर्जन के पास जाके। और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो मैं हर औरत में बोलती हूँ कि 30 साल के बाद हर महीने अपना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन घर पे कीजिए, क्योंकि इसका एडवांटेज है कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। घर पे आप नहाते समय, चेंज करते समय एक बार महीने में आपको करना है। उसमें भी मैं 2 कैटेगरी एक्सप्लेन करती हूँ कि जिनको पीरियड्स आते हैं उनको पीरियड्स के 1 हफ्ते के बाद करना चाहिए हर महीने में, और जिनके पीरियड्स खत्म हो गए उनके लिए इजी वे टू रिमेम्बर इज फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। सो इट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट एक याद रह जाता है कि हर महीने मुझे ये करना है। सो रेगुलरिटी इन डूइंग दीज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, एक बार करा के फिर 4-5 साल तक भूल जाते हैं। सो हर महीने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन घर पे करना, साल या 1.5 साल में डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क कैटेगरी मैमोग्राफी करवाना, और जो भी रिपोर्ट है उसको लेके आपके डॉक्टर पे जाके क्लिनिकल ब्रेस्ट, क्योंकि ऑलवेज स्पेशलिस्ट के एग्जामिनेशन में और आपके घर के एग्जामिनेशन में फर्क है। सो हर महीने कोई नहीं बुला रहा है आपको, लेकिन साल 1.5 साल में एक बार चेकअप करवाना डॉक्टर के हाथों से विल बी द बेस्ट वे टू स्क्रीन। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी सब छोटी गांठ जो हमें हाथ में नहीं लगती है वो भी मैमोग्राफी में पिकअप होती है, और लोग डरते हैं कि इस मैमोग्राफी करने से मुझे ब्रेस्ट कैंसर, बट मैमोग्राफी करने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो रहा है। मैमोग्राफी करने से अगर आपके अंदर वो पनपना शुरू हुआ है, तो हम अगर उसे स्टेज 1 में पकड़ लेंगे तो हम अपना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट,
स्ट्रेस इन द फैमिली एंड बेटर सर्जिकल और कम मतलब कीमोथेरेपी ना लगने के चांसेस है, ब्रेस्ट बचा के ऑपरेट करने के चांसेस है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है इसको सही समय पे पकड़ने के। मैम यंग गर्ल्स का स्पेशली एक क्वेश्चन है कि क्या पैडेड ब्रा या वायर ब्रा या फिर कोई इस तरह की ब्रा पहनने से भी कैंसर होता है? नहीं नहीं, इट्स अ मिथ। आई डोंट थिंक एनीथिंग लाइक दैट होता है। इट्स अ मिथ। ओके मैम, आपसे बात करके तो बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। आई एम श्योर जितने व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो मिल ही रही है। बट क्लोजिंग दिस इंटरव्यू, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को एज ए डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये एक कैंसर वैसा है, ब्रेस्ट कैंसर, जो बहुत इजीली स्क्रीन डिटेक्टेबल है, जो आज सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड में है, जिसे हमें एज विमेन एक स्टेप लेना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, स्क्रीनिंग प्रमोट करना चाहिए। और ये जो रिस्क फैक्टर्स है जो हम बदल सकते हैं अपनी जिंदगी में, उसको हम बदले, जिससे कि हम इसका प्रमाण कम कर सके। और वी आर द बैकबोन्स ऑफ द फैमिली। सो अगर हम अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इस ड्रेडेड डिजीजेस कैंसर से बचे, तो हम आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को काफी हेल्दी रख सकते हैं। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू दे, जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। Thank you so much, ma'am, for talking to us and giving us so valuable information. Thank you so much, ma'am. Thank you.